नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे कैसे हम लोग विभाजन किए इतिहास को। अब हम लोग अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि हम लोगों को इतिहास में माने बेसिकली प्राचीन भारत के इतिहास को हम शुरू कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा पाषाण काल रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। इसकी जानकारी 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक होगी। दूसरा नंबर जो हमारा चैप्टर रहेगा वह रहेगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इसकी जो एज रहेगी वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक रहेगी। तीसरा नंबर चैप्टर है वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशंस, जो हम लोग पढ़ेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। चौथा नंबर चैप्टर रहेगा 16 महाजनपद और मगध का उत्थान यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक, महाजनपद काल एंड राइज ऑफ मगध। पाँचवा नंबर है आपका विदेशी आक्रमण यानी कि फॉरेन इन्वेजन। यह दो प्रकार के विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, माने प्राचीन भारत में। एक तरफ से हुआ ईरानी आक्रमण और दूसरा तरफ से हुआ यूनानी आक्रमण। ये दोनों आक्रमण दोनों साइड से हुए थे, तो हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति को यानी कि रिलीजियस रिजुलेशंस को, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म यानी कि जैनिज्म को पढ़ेंगे और खड़ दर्शन को पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, जैन धर्म को पढ़ रहे हैं और खड़ दर्शन को पढ़ेंगे, यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे धार्मिक क्रांति के अंतर्गत। फिर उसके बाद में 7वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य को, यानी कि मौर्यन पीरियड, जो कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक होगा। उसके बाद 8वां नंबर चैप्टर रहेगा मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 240 ईस्वी के बीच के काल को हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। 9वां नंबर चैप्टर जो होगा यह होगा गुप्त काल होगा, यानी कि गुप्ताज पीरियड, जो कि 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक होगा। 10वां नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वर्ण यानी कि वर्धन डायनेंसी, जो कि 550 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक होगा। इस तरह से हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग एक संगम वंश को भी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग संगम एज कहते हैं, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम लोग ठीक ढंग से अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं आगे के इतिहास को क्या हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे दूसरा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इसके पहला जो चैप्टर था हमारा, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या सीक्वेंस में पढ़ना है, इसका एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, कैसे सभ्यता की खोज हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा संस्थापक, यानी कि सिंधु घाटी के संस्थापक कौन थे, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। फिर उसके बाद में काल विभाजन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से लेकर कब तक थी, उसके काल विभाजन को हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, उसे अलग नामों से भी जानते हैं, और क्या नामकरण है, कैसे क्या है, ये हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। 5वां नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे समकालीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय भारत में विकसित हो रही थी, उसी के समकालीन और किसी दूसरे जगह पर कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई थी, इसके बारे में हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेंगे और उसका अध्ययन कर लेंगे, जिससे आसानी होगा हमको आगे का क्लास संचालित करने में। उसके बाद में सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत या किसी दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में कहाँ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग ठीक ढंग से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति कैसा था, अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी चीज़ हो सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर योजना क्या था, नगरीय सभ्यता में कैसे नगर विकसित हुए थे उस समय, उतनी उन्नत व्यवस्था कैसे थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
13 नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य स्थल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से मुख्य स्थल हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर 14 नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, यानी कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पतन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 2500 ईस्वी पूर्व के रूप में देखा जाता है कि धीरे धीरे उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो इस तरह से टोटल 15 पॉइंट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे 1 बाई 1। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सभ्यता की खोज, यानी कि इसकी खोज कैसे, किस तरह से, किसने की, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सभ्यता के विषय में सबसे पहली बार जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक इतिहासविद ने की थी। चार्ल्स मैसन नामक एक इतिहासविद थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। कैसी जानकारी दी? 1873 ईस्वी और 1853 ईस्वी में इतिहासकार कनिंघम ने इस सभ्यता के विषय में बताया। ये दो जो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में बताया। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने बताया, इतिहासविद ने, और 1853 ईस्वी और 1873 ईस्वी में इतिहासकार कनिंघम ने इसके बारे में बताया। 1856-57 ईस्वी के दौरान जब लाहौर और कराची के बीच रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था, तब बर्टन बंधु जो इस कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे थे, बर्टन बंधु जो थे, रेलवे का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसका पर्यवेक्षण करने के लिए गए तो उनको इस सभ्यता का अवशेष मिला। परंतु सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा स्थल को खोजा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के खोजने का श्रेय जो दिया जाता है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की थी। हालांकि इसके पहले कुछ लोग इसके बारे में बताएं, जानकारी प्राप्त हुआ, जैसे 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने बताया, 1853 और 1873 ईस्वी में कनिंघम ने बताया, लेकिन और उसके बाद में बर्टन बंधु के नेतृत्व में उन्होंने बताया कि जब रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था 1856-57 ईस्वी में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता है जिसका उन्होंने जानकारी दिया। तो एक कमेटी गठित हुआ जिसके नेतृत्व कर रहे थे दयाराम साहनी, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहला सभ्यता का खोज किया, हड़प्पा स्थल का खोज किया, जिसे हड़प्पा जगह का ही खोज किया, जिसे हम लोग हड़प्पा स्थल कहते हैं। फिर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं आर.डी. बनर्जी, ने हड़प्पा स्थल का दूसरा स्थल खोजा, मोहनजोदड़ो खोजा था। ठीक है, ये हड़प्पा से भी काफ़ी उन्नत स्थल था। देखते हैं आगे। यह जो था, मतलब कि जो मोहनजोदड़ो था वह हड़प्पा से भी बड़ा और अधिक नियोजित था। यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI ने की स्थापना 1861 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा की गई थी। कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यानी कि ASI माने एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? इसे कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है। 1904 ईस्वी में वायसराय कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यानी कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना, जो बनाया गया था कनिंघम के द्वारा। कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर 1904 ईस्वी में वायसराय कर्जन काल के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की हुई थी, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ से हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी की थी, और राखल दास बनर्जी ने जस्ट उसके अगले ही साल 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी अधिक विकसित, बड़ा और सुनियोजित स्थल था। अब हम लोग इसके संस्थापक के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। संस्थापक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक कौन थे? इतिहासकारों में इसके लिए बहुत ही मतभेद है। कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं, कुछ इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। लेकिन मानव कंकाल के आधार पर अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। कौन कौन से? भूमध्य सागरीय, जो कि द्रविड़ जाति के अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलोइड और अल्पाइन। ये हमारे 4 मानव कंकाल के आधार पर बोल सकते हैं कि 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। इस सभ्यता के संस्थापकों को लेकर
इतिहासकारों में भारी मतभेद है। जैसा कि मैंने बताया, मोहनजोदड़ो से मिले मानव कंकालों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि यहाँ 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। एक भूमध्य सागरीय, एक ऑस्ट्रेलॉयड, एक मंगोलियाइड और एक अल्पाइन। आगे देखते हैं अल्पाइन यानी कि, परंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के संस्थापक भूमध्य सागरीय की एक शाखा द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा हुआ है, जो कि अभी भी द्रविड़ जाति के लोग जो है वह भारत के दक्षिणी हिस्से में निवास करते हैं। अब हम देखते हैं काल विभाजन। इस सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रथम चरण क्या होगा, पूर्व हड़प्पा काल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के खोज के पहले भी कुछ स्थल पाए गए थे, जिसे हम लोग अपरिपक्व काल भी कहते हैं, यानी कि पूर्व हड़प्पा काल। यह माना जा सकता है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग बोलेंगे पूर्व हड़प्पा काल, यानी कि प्रथम चरण या अपरिपक्व काल। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो जाती है तो उसको हम लोग द्वितीय चरण के अंतर्गत रखते हैं, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है, जिसे हम लोग परिपक्व काल कहते हैं। इसमें सबसे विकसित हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। और तृतीय चरण के अंतर्गत हम लोग कहेंगे हड़प्पोत्तर काल, यानी कि हड़प्पा के बाद का काल, जो 1750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं पतन का काल, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे क्रमिक रूप से खत्म होते गया, यानी कि नाश होते गया, उसका अस्तित्व मिट गया। इस तरह से ये काल बोला जाएगा 1750 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक। अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए, यदि 3 भागों में बांटे तो हमारा अपरिपक्व काल, हड़प्पा सभ्यता का अपरिपक्व काल 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व माना जाएगा। परिपक्व काल जो माना जाएगा वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाएगा। और पतन का काल जो माना जाएगा वह 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी कि पूर्व हड़प्पा काल के स्थल जो मुख्यतः जो थे वह कालीबंगा है, जो कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा काल के स्थल माने जाते हैं। बनावली जो है ये भी पूर्व हड़प्पा काल के स्थल हैं, और राखीगढ़ी भी है। ये तीनों स्थल जो हैं पूर्व हड़प्पा काल के हैं। हड़प्पा स्थल के खोजने के पहले कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी की खोज हो चुकी थी, इसीलिए ये तीनों कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी पूर्व हड़प्पा स्थल के स्थल हैं। अब देखते हैं आगे। उसके बाद में हड़प्पा काल के स्थल जो हैं ये निम्नलिखित हैं। एक हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रोपड़ और गनेडीवाल। ये 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ये 7 जो स्थल हैं निश्चित रूप से ये हड़प्पा काल के स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय ही ये सारे स्थलों की खोज हुई थी। सबसे पहला हड़प्पा, दूसरा में मोहनजोदड़ो, तीसरा में लोथल, चौथा में धौलावीरा, पाँचवा में सुरकोटदा, छठा में रोपड़ और 7वां में गनेडीवाल। उत्तर हड़प्पा काल के स्थल है, एक है आलमगीरपुर, दूसरा है हुलास, तीसरा है रंगपुर, चौथा है आपका रोजदी और 5वां है आपका भगवानपुर। ये सब याद करने हैं। हड़प्पा काल के पूर्व के स्थल कौन है, हड़प्पा काल के स्थल कौन है, उत्तर हड़प्पा काल के स्थल कौन है, माने हड़प्पा काल के बाद के स्थल कौन कौन से हैं। सर्वाधिक मान्य काल क्या माना जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पीरियड जो माना जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, C14 पद्धति के आधार पर 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के काल को हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल मानते हैं। यही हमारा NCERT भी मानता है, और इसे ही हम लोग मतलब एग्जाम में लिखेंगे। सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाएगा वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका नामकरण। हम लोग देख लेते हैं। इसका नामकरण 3 नामों से होता है। सबसे पहला नाम इसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता बोलने के पीछे भी तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग कहते हैं। दूसरा नंबर पे है हड़प्पा सभ्यता। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी पहली जानकारी जो है हड़प्पा से ही मिली है, इसीलिए हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मेलुहा क्यों बोला जाता है, मेलुहा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग जो है इसे मेलुहा बोलते हैं। माने हड़प्पा सभ्यता को हम मेलुहा, मेसोपोटामिया के लोग जो है इसे मेलुहा बोलते थे। 3 नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा मेलुहा। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पहली जानकारी हड़प्पा से ही मिलती है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मेलुहा क्यों कहते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग इसे मेलुहा बोलते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को
मेलुहा बोलते थे कौन, तो मेसोपोटामिया के लोग, इसीलिए इसे मेलुहा भी बोलते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं और मेलुहा भी बोलते हैं। तो वीडियो आपने ये देखा, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग आगे के मैंने एक्सरसाइज को या आगे की क्लास को हम लोग देखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद में हम लोग आगे के क्लासेज को शुरू करते हैं। मतलब अब पिछला क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को शुरुआत कर दिया था और 4 पॉइंट तक हमने डिस्कशन कर लिया था। 5वां पॉइंट है हमारा समकालीन सभ्यताएं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन कौन सी सभ्यताएं समान रूप से विकसित हो रही थी, उसे हम लोग देख लेते हैं, यानी कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विकसित हो रही थी, उसके अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसे हम लोग सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, यह मेसोपोटामिया में विकसित हो रही थी। उसके बाद में आपका मिस्र की सभ्यता विकसित हो रही थी और फिर चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम लोग सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, यह जो है सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो कि 6000 BC यानी कि ईस्वी पूर्व में विकसित हुई थी, जो कि दजला फरात नदी के पास में विकसित हुई थी और जो इराक में स्थित है। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। चीन की सभ्यता जो है वह वांग दो नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं वो सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे हम लोग सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं, यह सबसे पुरानी सभ्यता यानी कि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व के करीब में मानी जाती है, जो दजला फरात नदी के पास में विकसित हुई थी, जो कि इराक में स्थित है। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई थी और चीन की सभ्यता जो है वांग दो नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन संसार में यही 3 सभ्यताएं थी। सबसे पहला जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यानी कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, क्योंकि इसका काल जो है 6000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। दजला फरात नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। वर्तमान में इसकी पहचान इराक से की जाती है। दूसरे नंबर पे है मिस्र की सभ्यता, यह नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरा नंबर में है चीन की सभ्यता, जो हांग हो नदी के किनारे विकसित हुई थी। और सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ। यह 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, एक भारत में, पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान में। देखते हैं आगे। देख सकते हैं इस सभ्यता का विस्तार जो है वर्तमान में 3 देशों में देखा जा सकता है। एक भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जम्मू कश्मीर के मांडा में ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। दूसरे नंबर पे है पंजाब के रोपड़ में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद में तीसरा नंबर पे है हरियाणा के राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुर, ये 3 जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और हुलास में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। उसके बाद में है राजस्थान, तो राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। सबसे ज़्यादा स्थल जो मिले हैं वो भारत के गुजरात में मिले हैं, जो कि लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं, रोजदी से मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं, देसलपुर से मिले हैं और प्रभास पाटन से मिले हैं। ये सभी जो है हमारे गुजरात में स्थित है। गुजरात से ये सारे स्थल मिले हैं। एक हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के दायमाबाद यानी कि दायमाबाद से हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। इस सब को हम लोग याद करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से स्थल मिले हैं। पाकिस्तान से जो है वह लगभग आपका हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा स्थल मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, चनहुद्रो मिला है, आमरी मिला है, कोटदीजी मिला है और गनेडीवाल मिला है। ये सभी 5 जो स्थल हैं वो पाकिस्तान से मिले हैं। हड़प्पा स्थल जो है वह पंजाब में स्थित है, जो कि मांट गेमरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, साहिवाल जिसे हम लोग बोलते हैं। यह रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा स्थल। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है, जो कि लड़काना जिले के अंतर्गत आता है।
जो कि सिंध में स्थित है। यह जो है सिंधु नदी घाटी के किनारे ही मोहनजोदड़ो का भी विकास हुआ था, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का विकास सिंधु नदी के किनारे नहीं, हड़प्पा का विकास रावी नदी के किनारे हुआ था और मोहनजोदड़ो का विकास जो है वह सिंधु नदी के किनारे हुआ था। चनहुदड़ो जो है सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है चनहुदड़ो, जिसका विकास जो है वह सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। यानी कि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो का विकास सिंधु नदी के किनारे स्थित हुआ था। आमरी का भी विकास सिंधु नदी के किनारे सिंध में स्थित है, सिंध में स्थित है आमरी, जिसका विकास सिंधु नदी के किनारे स्थित हुआ था। कोटदीजी पाकिस्तान में स्थित है, गनेडीवाल जो है बहावलपुर में स्थित है। इस तरह से हम लोग देख लिए पाकिस्तान में कौन कौन से हड़प्पा स्थल है। अभी भी पाकिस्तान वर्तमान में 4 प्रांतों में बटा हुआ है, एक पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनवा। इसे आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन लिखने में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ जाती है कि पाकिस्तान जो है अभी में वर्तमान में कितने प्रांतों में बटा हुआ है। 4 प्रांतों में बटा हुआ है, एक पंजाब, एक सिंध, बलूचिस्तान और एक खैबर पख्तूनवा। अब हम लोग आगे देखते हैं अफगानिस्तान के कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अफगानिस्तान के अंतर्गत 2 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, एक है हमारा मुंडी गाक और एक है सोर्तगई। ये 2 स्थल जो है अफगानिस्तान के अंतर्गत मिले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था। देखिए उत्तर में यानी कि नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर में मिला हुआ था या विस्तार हुआ है, जो कि चिनाब नदी के किनारे मांडा मिला था। उसके बाद में दक्षिण में जो है दैमाबाद या दैमाबाद भी हम लोग बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, परबरा नदी के किनारे स्थित है। पूरब में जो है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, पश्चिमी यूपी के अंतर्गत यह आता है। और पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता का विकास इस हिसाब से हुआ है। मैंने इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अब आगे देखते हैं। इस सभ्यता का आकार प्रारंभ में त्रिभुजाकार लेकिन बाद में चतुर्भुजाकार हो गया। यानी कि पुराने बुक को देखिएगा तो उसमें त्रिभुजाकार माना जाता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता का खोज हुआ और भी स्थल कहीं कहीं से मिलने लगे, तो यह इसका जो आकार जो है त्रिभुजाकार को छोड़कर चतुर्भुजाकार के रूप में पाया जाने लगा। इस सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल जो है सिनौली है, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे अभी वर्तमान में जो सबसे नज़दीक में खोजा गया है स्थल वह उत्तर प्रदेश बागपत से खोजा गया है, जो कि सिनौली में स्थित है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में भारत के क्षेत्रफल का लगभग 40% था। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे समाज के वर्गीकरण के आधार पर, महिलाओं की स्थिति के आधार पर, दास प्रथा के आधार पर, लिपि या भाषा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर और मनोरंजन के साधन के आधार पर। किसी भी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन हम लोग इसी 6 पॉइंट पे लेके करेंगे, यानी कि समाज का वर्गीकरण, महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा, लिपि या भाषा, रीति रिवाज और मनोरंजन के साधन के आधार पर। ये एक जनरल सिस्टम हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को 6 वर्गों में विभाजित किया गया था, ऐसा अधिकतर इतिहासकारों को माना जाता है। ये समाज का वर्गीकरण निम्नलिखित था। समाज का वर्गीकरण जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक पुरोहित वर्ग था, दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा व्यापारिक वर्ग था, चौथा किसान वर्ग था, पांचवा कुम्हार वर्ग था और छठा जो था वह श्रमिक वर्ग था। समाज का यह विभाजन कर्म के आधार पर था, यानी कि जैसे कर्म लोग करते थे उसी के आधार पर हमारे समाज का, उस समय के समाज का निर्धारण हो जाता था। इस सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि मैट्रियारिकल सोसाइटी था, यानी कि माता लोग जो थे वे घर के प्रमुख व्यक्ति के रूप में रहते थे। इसकी मनोरंजन की साधन जो थे उस समय जुआ खेलना, लोग जुआ खोलते थे। उसके बाद में शतरंज खेलना, यानी कि शतरंज का आविष्कार हो गया था, भारत में ही ये हुआ था शतरंज का आविष्कार। तीसरे नंबर में मान सकते हैं नृत्य करना, लोग नृत्य करके अपने को व्यक्त करते थे और मनोरंजन करते थे। चौथा नंबर में शिकार खेलना, यानी कि किसी पशुओं का शिकार खेलना, ये उनका मनोरंजन के साधन के रूप में था। और पशुओं की लड़ाई, 2 पशु की, जैसे अभी भी आप देखिएगा कि चेन्नई में जल्लाकट्टू नामक जो पशुओं की लड़ाई होती है, कोई पशु किसी दूसरे पशु के पीछे भागते हैं, जिसमें अगर भगदड़ मच जाता है तो बहुत लोग मारे भी जाते हैं। तो पशुओं की लड़ाई, ये सब जो है 5 ये मनोरंजन के साधन थे। अब हम लोग लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं। लिपि कैसा? लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। लिपि जो थी निश्चित रूप से भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफ था। पिक्टोग्राफ का मतलब यानी कि चित्र के माध्यम से हम लोग मतलब इसके देखते हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या अपठनीय है, यानी कि हालांकि मिला तो जरूर है, वहाँ पे बहुत सारे लेटर मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है।
प्रतीक जो है लगभग 250 से लेकर लगभग 400 नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे जैसे जितने भी प्रतीक हुए हैं वो 250 से लेकर 400 प्रतीक यानी कि 400 सिंबल प्राप्त हुए हैं। दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, जैसे हम लोग उर्दू लिखते हैं या कोई भी फारसी लेटर को लिखते हैं, हम लोग दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, तो दाएं से बाएं की तरफ वहाँ पे लिखे गए हैं। 10 भावचित्रों का एक मिला हुआ है धौलावीरा में, अभी हाल ही में मिला है। 10 भावचित्र यानी कि पिक्टोग्राफ के चित्र मिले हैं जो कि धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, अर्थात इसमें अक्षर न होकर प्रतीक या चित्र थे। इसमें कुल 250 से लेकर 400 प्रतीक प्राप्त हुए हैं। यह दाएं से बाएं और की ओर लिखी जाती थी, जैसे खरोष्टी लिपि लिखी जाती है या उर्दू लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ, उसी टाइप से यहाँ पे मिले हुए हैं चित्र। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि सिंधु सभ्यता की एक मौलिक लिपि थी। मौलिक लिपि का मतलब होता है कि उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जैसे वो मिला है उसी टाइप से है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस लिपि में सबसे अधिक मछली का प्रतीक प्रयोग हुआ है। धौलावीरा से हमें 10 प्रतीकों वाला एक अभिलेख प्राप्त हुआ है हाल ही में। अच्छा, उसके बाद में हम लोग देखते हैं इनके अंतिम संस्कार की विधियाँ, लगभग 3 विधियाँ थी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसके अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ थी। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा है शवों को जलाना। यानी कि पूर्ण समाधिकरण के लिए पूर्ण रूप से दफनाया जाता था, उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण को बोलते हैं आंशिक रूप से जब दफनाया जाएगा तो उसको हम लोग आंशिक समाधिकरण बोलेंगे। और शवों को जलाया जाता है यानी कि पूर्णतः उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे शवों को जलाना। सिंधु सभ्यता के निवासी ऊनी और सूती वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्रों का धारण करते थे और ये उच्च नगरीय सभ्यता थी। यानी कि ये सभ्यता उन्नत किस्म की नगरीय सभ्यता थी, जो आज की नगरीय सभ्यता दिखती है, लगभग उसी प्रकार की एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के निवासी जो है निश्चित रूप से ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों को पहनते थे। उसके बाद में हम लोग राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। मतलब कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी इसके बारे में किसी को ठीक ढंग से जानकारी नहीं थी, परंतु सभी इतिहासकारों ने यह माना है कि सभ्यता में कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी, क्योंकि केंद्रीय सत्ता यदि नहीं रहती तो इतनी सुव्यवस्थित ढंग से नगरीय व्यवस्था कभी भी स्थापित नहीं हो पाती। निश्चित रूप से कहा जा सकता है नगरीय व्यवस्था को देखकर कि इसकी एक केंद्रीय सत्ता जरूर होगी जो कि संचालित करती होगी कैसे क्या करना है। इस संदर्भ में इतिहासकारों का अलग अलग मत है, जिसे हम लोग देखते हैं। डीडी कोशाम्बी ओ पिगट के अनुसार यह पुरोहित वर्ग इसका मतलब कि नेतृत्व करते थे। रामशरण शर्मा बोलते हैं कि इसके अंतर्गत व्यापारी वर्गों के हाथों में इसका राजनीतिक व्यवस्था थी। मैके के अनुसार जो था प्रतिनिधि वर्ग इसका शासन चलाते थे। ये हंटर के अनुसार यह व्यवस्था जो थी वह जनतंत्रात्मक थी, यानी कि जनता के लोग शासन करते थे। यानी कि सभी विद्वानों में जो है वह मतभेद है, कोई भी विद्वान इसको एक हिसाब से नहीं मानते हैं, परंतु अधिकतर इतिहासकार जो ने पुरोहित वर्ग को माना है कि राजनीतिक व्यवस्था सिंधु घाटी की सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वह पुरोहित वर्गों के हाथ में थी, यानी पुरोहित वर्ग शासन को चलाते थे, ऐसा मैक्सिमम इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम इतिहासकारों का मानना है कि पुरोहित वर्गों के हाथों में राजनीतिक व्यवस्था थी। इतिहासकार पिगट के अनुसार इस सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानी माना गया है, एक हड़प्पा माना गया है और एक मोहनजोदड़ो माना गया है, ये इतिहासकार पिगट के अनुसार। तो इस तरह से हम लोगों ने आज राजनीतिक व्यवस्था तक के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, देख लिया। इसे आप तब तक अपने फेयर पे लिखिए और उसका अध्ययन कीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे आगे के क्लासेज को। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के।
उसी के अंतर्गत उसके आगे के कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था में वे लोग कैसे कार्य करते थे, कैसे जीविकोपार्जन करते थे और कैसे पैसे का आदान प्रदान करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ जो थे वो 3 चीज़ों पर निर्भर थे। एक था कृषि, जो उनका मुख्य व्यवसाय था। दूसरा था व्यापार, जो कि यह द्वितीय व्यवसाय था। और तीसरा था पशुपालन, यानी कि वो अर्थव्यवस्था के आदान प्रदान के अंतर्गत कृषि, व्यापार और पशुपालन, ये तीन चीज़ करते थे। कृषि यानी कि विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन वो लोग करते थे और इसके साक्ष्य भी मिले हैं आपको। जैसे गेहूं का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, जौ का भी उत्पादन करते थे, चावल का उत्पादन करते थे, तरबूज का उत्पादन करते थे। तरबूज हम लोग जानते हैं कि आज भी हम लोग उपजाते हैं, जो कि एक जायद फसल है। मटर का उत्पादन करते हैं, नील का उत्पादन करते थे, ज्वार का उत्पादन करते थे और रागी का उत्पादन करते थे। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इतनी चीज़ों का उत्पादन निश्चित रूप से वो लोग करते थे। गन्ने की फसल गन्ने की फसल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। नील के साक्ष्य जो मिले हैं वो रोजदी में मिले हैं, रोजदी जो कि गुजरात में स्थित है। कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, जो कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई व्यवस्था निश्चित रूप से सिंधु घाटी पे थी, क्योंकि धौलावीरा में बहुत सारे बांध मिले हैं, जो कि यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत सिंचाई की व्यवस्था थी। इस तरह से हम मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, व्यापार और पशुपालन के रूप में निर्भर थी। मुख्य रूप से लोग कृषि करते थे। द्वितीय उनका व्यवसाय जो था व्यापार था और तृतीय व्यापार जो था वह पशुपालन था। जहाँ पे कृषि होगा वहाँ पे पशुपालन निश्चित रूप से होगा ही, लेकिन वो लोग कृषि पशुपालन के साथ साथ व्यापार भी करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। अब व्यापार के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि वहाँ पे व्यापार किस हिसाब से चलता था। व्यापार के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे 2 प्रकार के व्यापार होते थे, एक आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब हो गया कि केवल अपने ही देशों में जो व्यापार किए जाते हैं उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। और बाह्य व्यापार जो होता है वह 2 प्रकार से किया जाता है, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग बाह्य व्यापार कहते हैं। तो बाह्य व्यापार के 2 मुख्य आयाम थे, एक आयात और एक निर्यात था। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से कुछ भी सामान को लाते हैं तो उसे आयात बोलते हैं। निर्यात का मतलब होता है जब अपने देश से कोई भी वस्तु को दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसे हम लोग निर्यात कहते हैं। तो देखिए, बाह्य व्यापार जो है मुख्य रूप से 3 देशों के साथ होता था, एक अफगानिस्तान के साथ, दूसरा ईरान के साथ और तीसरा मेसोपोटामिया के साथ। इन 3 देशों के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग आयात और निर्यात करते थे। इसका स्वरूप कैसा था, माने व्यापार कैसे किया जाता था। एक तो जल मार्ग के द्वारा किया जाता था, जो कि बंदरगाह है, और दूसरा स्थल मार्ग के द्वारा, जो कि बैलगाड़ी की सहायता से हम लोग व्यापार करते थे। यानी कि व्यापार करने के 2 तरीके हैं, एक आंतरिक व्यापार है, दूसरा बाह्य व्यापार है। यानी कि 2 प्रकार से हो सकते हैं, या आयात या निर्यात। साथ साथ में अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से हम लोग बाह्य व्यापार करते थे। स्वरूप इसका 2 हो सकता है, एक जल मार्ग से और एक स्थल मार्ग से। जल मार्ग से बंदरगाह के द्वारा और स्थल मार्ग से बैलगाड़ी के द्वारा। अब आते हैं हम लोग पशुपालन पे। पशुपालन में लोग कौन कौन से पशुओं को पालते थे उसे ही हम लोग बोलते हैं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल को निश्चित रूप से जानते थे। बैल को पालते थे, बिल्ली को पालते थे, कुत्ते को पालते थे, गैंडे को पालते थे, हाथी को पालते थे, बाघ अर्थात चीता को भी पालते थे। भैंस माने 4 भैंसा था, 4 सिंगों वाला 4 भैंसा का एक चित्र मिला है, अर्थात इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भैंस को भी पालते थे और गाय को भी पालते थे। इस तरह से ये सभी पशुपालन के मुख्य ये चीज़ें थी, जिसके अंतर्गत बैल, बिल्ली, कुत्ता, गैंडा, हाथी, बाघ, भैंस और गाय आते हैं। शेर का साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला है और घोड़े का प्रयोग कभी भी नहीं होता था, जो कि कभी भी साक्ष्य से मिला नहीं है। यानी कि शेर और घोड़े के ज्ञान का अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। अब हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ थे, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं। कृषि था, एक व्यापार था और एक क्या था, पशुपालन था। परंतु सभ्यता निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, जिसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यानी कि वहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि को ही मुख्य व्यवसाय के रूप में ही करते थे।
हम जानते हैं कि यह सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई थी, अतः यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, जिससे उत्पादन अधिक होता था। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, मुख्यतः मैक्सिमम सभ्यताएं, वो सभी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं, क्योंकि नदी के किनारे का भूमि बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वहाँ पे लोग अपने जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे अन्न को उपजा सकते थे। इसीलिए हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसके कारण वहाँ की भूमि बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ थी। अब उसके बाद में कृषि पे आते हैं। कृषि, सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न प्रकार की कृषि करते थे और फसलों को उगाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, कपास, तरबूज, मटर और भी आगे है, देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है मटर के अलावा नील, ज्वार, रागी और ये सब इत्यादि हैं। इतने फसलों का माने उत्पादन लगभग वो लोग करते थे। सबसे पहला जो अनाज या जिसे पृथ्वी पर मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था, वह क्या था? वह था हमारा जौ जो है वह पहला ऐसा फसल था या पहला अनाज था जिसे पृथ्वी पर मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। संसार में कपास का उत्पादन पहली बार सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। ये सभी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। मैंने क्या पूछ सकता है? सबसे पहले अनाज, कौन सा अनाज का पृथ्वी पर मनुष्य ने सबसे पहले धरती पर प्रयोग किया? तो हो जाएगा जौ। सबसे पहले संसार में कपास का उत्पादन किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे, जैसा कि हमने बताया था। वे शुगर अर्थात मीठा शहद से प्राप्त करते थे। ठीक है। नील की खेती के साक्ष्य हमें रोजदी अर्थात गुजरात से प्राप्त होता है। सिंचाई की उन्नत व्यवस्था और बांधों के साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। यानी कि नील की खेती के साक्ष्य रोजदी गुजरात से प्राप्त होता है और सिंचाई की उन्नत व्यवस्था और बांध के साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज को देखते हैं। व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कहाँ, कैसे, किस तरह से होता था। तो देखिए, व्यापार जो है सिंधु सभ्यता का द्वितीय व्यवसाय था। जैसे कि पहला जो था वो कृषि था, तो दूसरा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, मैंने मुख्य काम क्या था? तो व्यवसाय था, जो कि द्वितीय व्यवसाय था। व्यापार जो था वो उनका द्वितीय काम था, द्वितीय व्यवसाय था। बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का व्यापार होता था, यानी कि लोग बाहर से भी व्यापार करते थे और अपने घरों में भी व्यापार करते थे। व्यापार जल एवं स्थल दोनों से होता था। बाह्य व्यापार में आयात और निर्यात दोनों होते थे। बाह्य व्यापार के अंतर्गत आपका अफगानिस्तान से होता था, ईरान से होता था और इराक से होता था। आंतरिक व्यापार जो है वह राजस्थान से होता था, गुजरात से होता था, दक्षिण भारत से होता था, बलूचिस्तान से होता था और सिंध से होता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य व्यापार भी निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ को निर्यात करता था, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो सबसे पहले भारत जो है वह नील की खेती करता था और नील को निर्यात करता था दूसरे देशों में। सीसा को निर्यात करता था भारत, कपास को निर्यात करता था, ऊन को निर्यात करता था और बर्तन को निर्यात करता था। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसे भारत दूसरे देशों में, दूसरे कौन से देशों में, मतलब अफगानिस्तान मुख्य रूप से, मेसोपोटामिया मुक्त रूप से और ईरान, ये 3 ऐसे देश थे जहाँ पे आपको नील, सीसा, कपास, ऊन और बर्तन का निर्यात होता था और आयात भी करता था। तो टीन कहाँ से करता था? अफगानिस्तान और ईरान से करता था। तांबा का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान से होता था। चांदी का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सीसा का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोना का आयात कहाँ से होता था? अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से होता था। लाजवर्द का आविष्कार इराक से होता था। ये सब हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी से मिलाकर क्वेश्चन पूछता था या पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में 2 व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? एक दिलमुन था जो कि बहरीन में स्थित है और एक मकरान था जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। दिलमुन बहरीन में स्थित है और मकरान जो है वह बलूचिस्तान में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पशु पालते थे और उनके व्यवसाय का ये तीसरा प्रमुख व्यवसाय था। पहला था कृषि, दूसरा था आपका कृषि के बाद में आपका व्यापार था दूसरा, तीसरा था पशुपालन। देखिए, पशुपालन के अंतर्गत जहाँ पे कृषि होगी वहाँ पे पशुपालन होगा ही। ये पशु को पालते थे, कौन कौन से पशु को? तो ऊँट को पालते थे, सुअर को पालते थे, भैंस को पालते थे, बिल्ली को पालते थे, भेड़ को पालते थे, हाथी को पालते थे, कुबड़ वाला जो था वह बैल था उसको भी पालते थे, एक सींग वाला गैंडा को पालते थे जिसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, और निश्चित रूप से गाय को भी पालते थे। तो इतने सारे पशुओं को उन्होंने क्या बनाया था? पालतू बनाया था।
निश्चित रूप से घोड़ा और शेर से वे अपरिचित थे। साक्ष्य जो मिला है पशुपालन का वो लोथल और सूर्यकोटदा से अधिकांशतः साक्ष्य मिले हैं। एक सींग वाला गैंडा भी प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहाँ पे उन्नत अवस्था में पशुपालन था। अब इसको हम लोग थ्रोली देख लेते हैं, देखेंगे। देखिए, इस सभ्यता की सबसे प्रमुख पशु एक सींग वाला गैंडा था। आपको एनसीईआरटी के बुक में भी मिल जाएगा। एक सींग वाले गैंडा का फोटो दिया हुआ है। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पशु था, जो कि एक सींग वाला था, जो कि गैंडा के रूप में था। परंतु इस सभ्यता का सबसे पवित्र पशु जो था, इस सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था, अर्थात नंदी बैल जिसे हम लोग बोलते थे। यह हमारा एक प्रमुख मतलब कि पवित्र पशु के रूप में इसे हम लोग पूजन करते थे। परंतु इस सभ्यता के निवासी घोड़े और शेर से परिचित नहीं थे। बहुत सारे जानवरों से परिचित तो थे, लेकिन अभी भी ये लोग घोड़े और शेर से परिचित नहीं थे, ऐसा अनुमान किया जाता है। परंतु घोड़े के साक्ष्य में लोथल, सूर्यकोटदा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये 3 जगहों से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो हम, लेकिन उनके अवशेष नहीं मिले हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे घोड़े के साक्ष्य हो सकते हैं कि आगे आने वाले समयों में मिले। ऐसा माना जाता है कि व्यापारी सिंधु सभ्यता में घोड़े बेचने आए होंगे। उनकी मृत्यु यहीं होने से घोड़े के अवशेष मिलते हैं। कुत्ता पहला पशु था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया था। हो सकता था कि यहाँ पे व्यापार दूसरे जगहों से होता था, तो अगर मान लीजिए कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो कैसे आएंगे, तो वो लोग ऊँट पर बैठ कर आए, घोड़े पे बैठ के आए। तो घोड़े पे बैठने के कारण, और घोड़ा यहाँ पे आया, कुछ घोड़े यहाँ पे मर गए, जिसके कारण कुछ अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे घोड़ा था नहीं, लेकिन उसके अवशेष कुछ मिले हैं, जो कि उनके मरने के कारण उनके वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यहाँ पे आयात या निर्यात करने के लिए आए होंगे। तो निश्चित रूप से घोड़े के अवशेष कुछ मिले हैं कुछ जगहों से। कुत्ता ऐसा पहला पशु था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया था। सबसे पहला पशु जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया वह एक कुत्ता ही था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का रिलीजन अर्थात धर्म कैसा था? तो देखिए, इस काल की धार्मिक व्यवस्था प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी अवधारणा पर आधारित थी। कहने का मतलब ये है, आज भी हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे सूर्य भगवान को जल देना, वो क्या है? एक तरह से प्रकृतिवादी पूजा है। प्रकृति को मानकर, प्रकृति को बेस्ट मानकर, यानी कि सूर्य को एक तरह से ऊर्जा का स्रोत मानकर हम लोग सूर्य का आराधना करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है छठ पूजा। छठ पूजा के अंतर्गत उगते हुए सूर्य को तो अर्घ्य देते ही हैं, साथ साथ में एक ऐसा पवित्र पर्व है जो कि बिहार में मनाया जाता है, और डूबते हुए सूर्य को भी यहाँ पे अर्घ्य दिया जाता है। यानी कि सभी लोग तो उगते हुए को प्रणाम करते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा बिहार राज्य है जहाँ पर डूबते हुए को भी प्रणाम किया जाता है। और यह बताता है कि हर वो व्यक्ति जो डूबा हुआ है निश्चित रूप से कल उठ खड़ा होगा और पूरे दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। तो ये मानना चाहिए कि हर वो व्यक्ति जो नीचे की तरफ डूब रहा है या डूबा हुआ है, एक समय जरूर आएगा जो उठेगा और खुद तो प्रकाशित होगा ही, पूरे संसार को प्रकाशित करेगा। तो यह मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृतिवादी, यानी कि प्रकृति में घट रहे घटनाओं के चलते प्रकृति की पूजा करते थे, और व्यक्तिवादी मतलब कि किसी को आराध्य मानकर, किसी को इष्ट मानकर और किसी को बेस्ट ऑफ बेस्ट मानकर उसे व्यक्तिवादी की तरह अवधारणा पर आधारित थी और पूजा करते थे। देखिए, ईश्वर की 3 अवधारणाएं वहाँ पे स्थित थी। एक था प्रकृतिवादी, जिसे हमने बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नेचुरलिस्टिक, यानी कि नोशन ऑफ गॉड। इसमें गॉड को माना गया है लेकिन प्रकृति के रूप में माना गया है। एक होता है व्यक्तिवादी, यानी कि पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड, यानी कि गॉड को एक व्यक्ति के रूप में मानकर उसकी पूजा की जाती है। जैसे अभी के डेट में राम, कृष्ण, ये सब जो हो गए वो व्यक्तिवादी हो गए। और एक होता है अव्यक्तिवादी, यानी कि पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। इसमें किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, एक तत्व की पूजा होती है, जिसे माना जाता है कि एक असीम गॉड के रूप में संचालित हो रहा है। अब प्रकृतिवादी अवधारणा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए, इस अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर की पूजा या उपासना प्रकृति के तत्वों के रूप में की जाती है। जैसे हमने बताया कि सूर्य, नदियाँ, अग्नि, पीपल का पेड़, ये वृक्ष इत्यादि हैं। जैसे सूर्य की पूजा हम लोग आज भी करते हैं, नदियों की पूजा तो आज भी होती है। गंगा देवी की पूजा निश्चित रूप से, गंगा आरती तो पर डे होते हैं। पटना के घाट पे भी, जहाँ जहाँ पे भी है, सभी जगह, चाहे वो बनारस का घाट हो या मान लो हरिद्वार का घाट हो, सभी जगह जहाँ जहाँ पे घाट बनी हुई है
आपका गंगा की, और वहाँ पे नदियों की पूजा होती है, दूसरे नदियों की, छोटी छोटी नदियों की भी पूजा होती है। उसके बाद में अग्नि की पूजा भी आज के डेट में की जाती है। उसके बाद में पीपल के वृक्ष की पूजा आप लोग को आए हुए दिन आप लोग देख सकते हैं कि जिसकी पूजा की जाती है। तो निश्चित रूप से, या किसी वृक्ष की पूजा भी हम लोग करते थे। यानी कि प्रकृतिवादी अवधारणा, प्रकृति को मानने के कारण, प्रकृति को बताने के कारण, प्रकृति में आस्था रखने के कारण ये प्रकृति के लोग प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से इसी अवधारणा का पालन करते थे। यानी कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जब वैदिक काल का अभ्युदय होता है तो वो सभी लोग प्रकृतिवादी थे, और प्रकृति के लोगों, प्रकृति में भगवान को आस्था मानते हुए प्रकृति की पूजा करते थे। अब हम लोग व्यक्तिवादी अवधारणा के बारे में देखते हैं। व्यक्तिवादी अवधारणा क्या बताता है सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में। व्यक्तिवादी अवधारणा, इस अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर को व्यक्ति के रूप में पूजा किया जाता है, जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण इत्यादि की पूजा। जैसे कि मैंने भी बताया था, अब व्यक्ति पूरी प्रकृति की पूजा न कर कर एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को सर्वोत्तम मानते हुए यदि उसकी पूजा करता है तो यह व्यक्तिवादी अवधारणा के रूप में विकसित होगी, जिसके अंतर्गत हम भगवान राम को पुरुषोत्तम मानते हुए, सबसे बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द हिस्ट्री मानते हुए भगवान राम की पूजा अर्चना और उनका उपासना करते हैं। श्री कृष्ण को तो हम लोग 16 कलाओं से युक्त मानते थे, पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण मानव के अवतार हम लोग मानते हैं, जो कि 16 कलाओं से युक्त था श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण की को मानकर यानी कि पूजा करना, यह एक तरह से व्यक्तिवादी अवधारणा के रूप में स्थापित होगा। उसके बाद में होता है अव्यक्तिवादी अवधारणा। इसके अंतर्गत ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता है, बल्कि उसे निराकार, निर्गुण, निर्विशेष माना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर जो हर जगह विद्यमान है, इसके समर्थक कबीरदास, शंकराचार्य, गुरु नानक और महर्षि दयानंद सरस्वती इत्यादि जी थे। यानी कि हम ये हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं कि ईश्वर हर एक जगह विद्यमान है, ऐसा कोई नहीं है। कबीरदास जी को कितना सहना पड़ा था, क्योंकि कबीरदास जी मुगल शासक के समय में उनका प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, और एक जुलाहे के घर, उनका जन्म कौन दिया कौन नहीं दिया ये पता नहीं था, बट एक जुलाहे के घर वो पालन पोषण किए गए। तो वो हालांकि एक समुदाय का विरोध नहीं करते थे, बल्कि दोनों का विरोध करते थे। ये आपका हिंदू धर्म का विरोध, हिंदू धर्म के आडंबरों का विरोध करते थे, तो मुस्लिम धर्म के आडंबरों का भी विरोध करते थे। जैसे वहाँ पे लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत जोर जोर से आवाज़ बजाते हैं, साउंड बॉक्स लगाते हैं, तो क्या ऐसा थोड़ा ही है कि भगवान को जोर जोर से बोलने से भगवान खुश हो जाएंगे? कभी नहीं होगा। भगवान जोर जोर से बोलने से भगवान रुष्ट होकर भाग भी सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन भगवान को सच्चे हृदय से कोई यदि मन से भी मानेगा, यदि वास्तव में भगवान है, तो निश्चित रूप से वो भक्त के पास में आएंगे ही आएंगे। भक्त बुलाए भगवान नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यदि वास्तव में भगवान है तो भक्त के बुलाने पे निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो ये एक तरह से वो हिंदू का भी विरोध करते थे कि हिंदू जगह जगह पर बहुत ज़्यादा तेज साउंड में या कहीं भी आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और बगल में ही जो है साउंड बॉक्स लगा के पूरा तेज आवाज़ में मंदिरों में आपका साउंड बॉक्स लगाकर और गाने बजाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि भगवान और किसी भी धर्म ग्रंथ और पुराण में नहीं लिखा गया है कि बहुत तेज आवाज़ में आपको आवाज़ बजाना है। ठीक उसी तरह से वो तुरंत उसी समय दोनों तरीक़े से विरोध करते हैं। जब अजान होता है तो बहुत तीव्र गति से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना अजान करते हैं भोर में या कभी भी पाँचों वक्त में, तो वो भी एक तरह से सही नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवान बहुत तेज आवाज़ से कभी भी मतलब कि आ नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। वो एक तरह से दिखावा हुआ और कुछ नहीं। दूसरा चीज़, गुरु नानक जी एक बार कहीं जा रहे थे तो वो एक बार बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो जो आपका मस्जिद होता है तो मस्जिद पे वो सो गए और निश्चित रूप से अपने पैर उन्होंने वैसे ही उधर ही रख दिया जिधर उनके काबा रहते थे, ठीक है। तो लोग वहाँ के मौलवी और लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो गए और उनको हटाकर दूसरे ओर भेजना चाहें। तो निश्चित रूप से ये तो वो कुछ बोले नहीं, बस जैसे ही उनको हटाए उनको बोले कि आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि आप उधर ही पैर रख के खड़े हैं जिधर हमारे काबे का निवास स्थान रहता है। तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि मेरे पैर उधर कर दो जहाँ तेरे काबा ना हो। ये गुरु नानक जी कहे थे।
और जैसे ही उनके पैर को एक तरह से हटाया गया, जिधर हटाया गया मस्जिद का काबा भी उधर ही मुड़ गया। यानी कि वहाँ पे ईश्वर अल्लाह ने क्या बताना चाहा कि आप पैर किधर भी रखिए, कहीं भी रखिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, दिखावा नहीं। तो ये बताता है कि अव्यक्तिवादी अवधारणा ज़्यादा अच्छी है, सही है, मेरा भी ये मानना है। इसके मतलब इसमें ईश्वर की पूजा नहीं होती है, केवल एक मतलब निराकार, निर्गुण, निर्विशेष माना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, हर कण में है विद्यमान ईश्वर। हम भी मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर जो है मूल रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से मिलकर बना हुआ है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। और प्रकृति में जो है ये तत्व 5 कण विद्यमान है। जब व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु तक आते आते ये 5 कणों में बदल जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस काल के विभाजन के लोग कौन कौन से पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल का पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे। उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस काल के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पीपल के पेड़ की, कुबड़ वाले बैल की और शिवलिंग की और पशुपति शिव की। लिंग और योनि की भी पूजा होती थी। लिंग का मतलब होता है मेल सेक्स ऑफ ऑर्गन। मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग लिंग बोलते हैं, और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग योनि बोलते थे। निश्चित रूप से इसकी पूजा होती थी, लिंग और योनि की। क्यों पूजा होती थी? क्योंकि सबको ये पता है कि लिंग और योनि के माध्यम से ही एक नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है। तो निश्चित रूप से सबसे अगर बीजवान और सबसे मतलब एक नए सृष्टि को, नए जगत को पैदा करने वाला अगर कोई चीज़ है तो लिंग और योनि ही है। इसे ही मानकर सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति मानकर, पावरफुल चीज़ मानकर इसकी लोग पूजा भी करते थे। और आज भी आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से भारत में ही असम के कामाख्या मंदिर में वहाँ पे योनि की पूजा होती है। तो आप सोच सकते, वो माता सती के रूप में वहाँ पे सतीत्व को दिखाता हुआ वहाँ पे माता के एक रूप का पूजा वहाँ पर होता है कामाख्या देवी मंदिर में। आप सभी ये जानते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद में हम लोग देख देते हैं पशुपति शिव। वो एक पशुपति शिव हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आद्य शिव इनको कहा जाता है, यानी कि प्रोटो शिवा कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो था सील के रूप में हमें मिला था, जो कि निम्न था, सिंहासन पर बैठा हुआ था और 3 सिंह इसमें लगे हुए थे। देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा। उसके बाद देखेंगे मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव के अंकन वाली सील प्राप्त हुई है। जैसा कि हमने बताया, जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। आद्य शिव मतलब प्रोटो शिव। यह एक सील पर योनि की मुद्रा में निम्न सिंहासन पर विराजमान है। इसके 3 सिंह हैं। इसके पैरों के पास 2 हिरन, बाई ओर एक भैंसा और गैंडा है, जबकि दाई ओर 1 बाघ और हाथी है। निश्चित रूप से इसमें कौन कौन सी चीज़ है एक बार देख लेते हैं। देखिए, यह जो है पशुपति शिव जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव के अंकन जो है सील से प्राप्त हुए हैं। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा था। यह एक सील पर योनि की मुद्रा में, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो शिव है वो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, निम्न सिंहासन पर विराजमान है। इसके 3 सिंह है। इसके पैरों के पास में 2 हिरन, एक बाई और एक भैंसा और गैंडा है, जबकि दाई और 1 बाघ और हाथी है। इतने सारे चीज़ वहाँ पे मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि यह मनुष्य और पशु दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है और एक पशु का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस सभ्यता से हमें किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। सभ्यता से खुदाई में वास्तविक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। वास्तविक नहीं, स्वास्तिक के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से। एक स्वास्तिक के चिन्ह जो कि आज भी हम लोग यूज करते हैं किसी भी मांगलिक कार्य पर, और वहाँ से हमको मंदिर के साक्ष्य तो नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि देवालय प्राप्त जरूर हुए हैं, बट मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। यही मूर्ति जो है वह पशुपति के रूप में माना गया है। मोहनजोदड़ो से हमें ये मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब एक तरह से सील है। सील मतलब पत्थर का एक जिस पे नक्काशी की हुई है, जो यहाँ से देखिए ये टूट गया है, बाद में ये टूट गया, ये टूटा हुआ है। अभी के डेट में ये टूटा हुआ इसीलिए रखा गया है। तो मोहनजोदड़ो से जो हमें पशुपति शिव के अंकन वाली एक सील प्राप्त हुई है। यहाँ पे देखिए ये जोग की मुद्रा में, यहाँ से ये जोग की मुद्रा में यहाँ से
ये योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव भी किया कहा है, आद्य शिव यानी कि प्रोटो शिव कहा है। एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला सिंहासन है, सिंहासन पर विराजमान है। इसके 3 सिंह हैं, 3 सिंह। इसके पैरों के पास में 2 हिरन है, पैरों के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हिरन दिख रहे हैं। साथ साथ में बाई ओर एक भैंसा है, बाई ओर एक भैंसा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, साथ साथ में और एक गैंडा भी है यहाँ पे, गैंडा और भैंसा इधर दिख रहे हैं। और साथ साथ में आप देख सकते हैं एक बाघ है यहाँ पे, बाघ जो है वह यहाँ पे ये बाघ के रूप में दिख रहा है। और साथ साथ में एक हाथी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे एक गैंडा भी मौजूद है। तो इस तरह से ये हमको सिंधु घाटी सभ्यता से एक सील मिले हैं। तो इससे प्राप्त होता है कि ये लोग एक भगवान की शायद पूजा करते हों, जिसे हम लोग पशुपति भगवान के रूप में या पशुपति शिव के रूप में जानते हैं, जो कि सील पर लिखा हुआ मिला है। और ये पशु के चित्र का अंकन का मतलब ये होता है कि वो लोग निश्चित रूप से सिंह को जानते होंगे, तभी वो लोग ऐसा फिगर बनाए हैं। साथ साथ में भैंसे के बारे में भी जानकारी इनको थी, हिरन के बारे में भी जानकारी थी, और आपको बोल सकते हैं कि हाथी के बारे में भी जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आगे के क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का ये न्यू वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन हम लोगों ने किया। इसी में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ था, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में हुआ था। यह 2500 से लेकर लगभग एनसीईआरटी के अनुसार ये 1900 नहीं 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है, माने सबसे सर्वमान्य काल। इसके बारे में हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, काल के विभाजन में भी निश्चित रूप से थोड़ा सा मतभेद है, बट ये सबसे सर्वमान्य काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इनकी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ही उन्नत किस्म की थी कि उस समय आज से लगभग 4500 5000 साल पहले भी वहाँ पे अर्बन प्लानिंग था। अर्बन प्लानिंग मतलब कि शहरी योजना के अंतर्गत नगर विकास का योजना किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम का ज़बरदस्त व्यवस्था वहाँ पे मिलता है। मेटलर्जी की उच्च कोटि के मेटलर्जी का यूज वो लोग करते थे। उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन वेट एंड मेजर्स, यानी कि वहाँ पे जो नाप तौल के लिए जो है स्टैंडर्डाइज व्यवस्था थी। वहाँ पे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग व्यापार भी कर सकते थे, और व्यापार के बंदरगाह के माध्यम से हम लोग वहाँ पे व्यापार करते थे। और भी हम लोग देखते हैं नीचे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर करने के लिए वे लोग कुछ औजार भी बना लिए थे, और एग्रीकल्चर भी एक सुनियोजित तरीके से वो लोग करते थे। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, मतलब कि बहुत सारे मनके वहाँ पे मिले हैं, सीले मिले हैं, पत्थर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोग क्राफ्ट और इसके इंडस्ट्री में काफ़ी उन्नत थे। उसके बाद में सील और स्क्रिप्ट, सील तो वहाँ पे बहुत सारे मिले हैं, जिसपे पशुपति सबसे प्रसिद्ध जो सील मिला हुआ है वह है पशुपतिनाथ शिव का मंदिर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो काफ़ी अग्रणी थे। अब इसको हम लोग 1 बाई 1 करके लिख लेते हैं, जिससे आपका नोट्स बढ़िया से बन जाए और आप उसे बार बार रिवाइज करें, जिससे आने वाले समय में आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। देखिए, सबसे पहला बात, जैसे कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ठीक ढंग से लिखने के पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये सृष्टि का विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए, सृष्टि का विकास जो है 2 अवधारणाओं पर निर्भर है। एक तो स्पिरिचुअलिज्म है, यानी कि अध्यात्मवाद, और एक है भौतिकवाद या विज्ञानवाद, यानी कि मैटेरियलिज्म। मानने वाले लोग स्पिरिचुअलिज्म को भी मानने वाले लोग हैं और मैटेरियलिज्म को भी मानने वाले लोग हैं। अध्यात्मवाद में क्या बोलता है कि जगत या संसार जो है वह जीवों से लेकर बना हुआ है। इसका मूल तत्व जो है वह जीव ही है, जो चेतन अवस्था में है, जिसे हम लोग गॉड कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैटेरियलिज्म को मानने वाले जगत और जीवन को मानते हैं मूल तत्व जो है अचेतन है। ठीक है, तो बाद में इसका बहुत सारा अध्ययन किया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। मतलब कि सबसे लास्ट में जो पार्टिकल बता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
तो उसी इलेक्ट्रॉन को भी फिर से बाद में विभाजित किया गया, तो बच गया आपका अलग अलग भागों में, 2 भागों में बटा था, +2/3 और +1/3 इलेक्ट्रॉन के रूप में, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन के रूप में बटा हुआ था। तो इस तरह से जो लास्ट में सबसे पार्टिकल बचे उसे हम लोगों ने गॉड पार्टिकल बोला। वास्तव में वही सृष्टि का सार है, क्योंकि उसके पास में द्रव्यमान भी होता है, साथ साथ में ऊर्जा भी होता है। तो इस तरह से सृष्टि की अवधारणा 2 आधारों पे है, एक स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अध्यात्मवाद, और दूसरा है आपका विज्ञानवाद। आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सृष्टि का विकास यानी कि 10 अवतार। 10 अवतार की संरचना जो है यह मानव के विकासवाद के सिद्धांत को प्रमाणित करती है, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत भी एक तरह से विकासवाद का सिद्धांत है। लेकिन हमारे जो जितने भी विद्वान महापुरुष और थे वो लोग बहुत पहले ही सृष्टि के विकास को 10 अवतार में समझा चुके थे। सबसे पहला जो अवतार होता है वह मत्स्य अवतार होता है, जो कि मछली के रूप में पानी में रहता है। यह अवतार एक तरह से पशु का है, जो कि मत्स्य अवतार के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद में मत्स्य अवतार से जो अगला स्टेप हमारा बनता है वह होता है कूर्म अवतार, यानी कि कछुए का अवतार होता है, जो कि पानी में भी रह सकता है और बाहर में भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो पानी में रहता है। ठीक है, तो कछुए का अवतार होता है जो इससे थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली और अधिक तेज होता है। फिर कुर्म कछुआ से अवतार जो होता है बरहा का अवतार होता है। बरहा में आधा शरीर जो है, बरहा में मतलब कि एक छोटी आकृति का जो होता है वो व्यक्ति होता है, जो भारत पे मतलब कि इसकी उत्पत्ति होती है बरहा अवतार के रूप में। यानी कि देख रहे हैं कि मानव का विकास 1 by 1 धीरे धीरे होते जा रहा है। चौथे नंबर पे जो होता है वह आपका वामना अवतार होता है। ठीक है ना, वामना अवतार तो ये था। वामना अवतार के बाद में होता है नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार में जो होता है इसमें नर भी रहते हैं और साथ साथ में पशु भी रहते हैं। एक तरह से एक स्टेप और मानव का विकास हुआ नरसिंह अवतार के रूप में। तो यह मानव के विकासवाद के सिद्धांत को बताता है 10 अवतार निश्चित रूप से। उसके बाद में मानव के विकास के अंतर्गत जो 5वां जो होता है वह होता है आपका वामन अवतार। ये 5वां नंबर पे होते हैं वामन अवतार। यह पूरी तरह से मनुष्य अब बन चुके हैं और मनुष्य बनने के क्रम में यह हालांकि छोटे ही हैं लेकिन मनुष्य हैं। उसके बाद में वामन अवतार का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह परशुराम अवतार होता है। यह पूर्ण मानव के रूप में मैंने जन्म लेता है, जो फरसे को रखता है हाथ में और एक धनुष को रखता है हाथ में। तो हम बोल नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद में 6ठा अवतार ये होता है हमारा परशुराम अवतार होता है, जो फरसे को हाथ में हमेशा लिए रहता है। और 7वां अवतार जो होता है वो श्री राम का अवतार होता है 7वां। ठीक है, जो कि एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ये परिणित होते हैं, यानी कि पूर्ण मानव इनको भी नहीं कहा जा सकता है, इनमें भी कुछ कमियां थी। लेकिन श्री राम जो है ये 7वें अवतार है। 8वां अवतार जो होता है श्री कृष्ण का अवतार होता है। ठीक है, और श्री कृष्ण का अवतार के अंतर्गत इन्हें पूर्ण ब्रह्म माना जाता है, यानी कि पूर्ण मानव का अवतार इनको माना जाता है। इसके अंदर सारी कलाएं युक्त होती है, मतलब कि ये अच्छा पुत्र भी है, अच्छा प्रेमी भी है, अच्छा पति भी है और अच्छा युद्ध करने वाला भी है। इस तरह से इसके अंतर्गत अच्छा मित्र भी है। इसके अंदर जितनी भी कलाएं आप देखिएगा सबसे इसमें बेस्ट होता है, इसलिए ये विकासवाद के सिद्धांत को प्रेरित करता है। उसके बाद में 9वां नंबर पे होते हैं बलराम और 10वां का अवतार होने वाला है जो कि कल्कि का अवतार है। यह मानव के विकासवाद के सिद्धांत को प्रेरित करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं 1 by 1। कालखंड के हिसाब से जो सृष्टि का विकास जो हुआ है, अवधारणा यहाँ पे 10 अवतार का होता है। 10 अवतार के अंतर्गत सबसे पहला जो अवतार होता है मत्स्य अवतार, जो कि मछली का अवतार कहा जाता है। दूसरा नंबर अवतार जो होता है कुर्मू का अवतार, यानी कि कछुए का अवतार कहा जाता है। तीसरा नंबर कहा जाता है बरहा अवतार, यानी कि सबसे छोटा मनुष्य होता है उसको बोलते हैं। 4 नंबर में होता है नरसिंह अवतार। 5 नंबर में होता है वामन अवतार। उसके बाद 6 नंबर में होता है परशुराम अवतार। उसके बाद 7 नंबर में होता है रामा अवतार। 8 नंबर में होता है श्री कृष्ण अवतार और 9 नंबर में होता है बुद्ध या बलराम और 10 नंबर में होता है कल्कि का अवतार। उसके बाद में देख लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग को धातु कला पढ़ना है, गणित पढ़ना है, ज्यामिति ज्ञान पढ़ना है, मृदभान पढ़ना है, सीले पढ़ना है, मृन्मूर्तियाँ पढ़ना है, कारखाने पढ़ने हैं और मापतौल की इकाई पढ़ना है। तो सबसे पहले धातु और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग धातु कला को पढ़ते हैं। धातु कला जो है हड़प्पा सभ्यता में निश्चित रूप से उन्नत अवस्था में थी। वो लोग ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे, यानी कि कॉपर और टीन को मिलाकर वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे।
और गोल्ड के बारे में भी उनको जानकारी थी। मुख्य रूप से वो ब्रॉन्ज कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, और कॉपर और टिन को मिल को वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे, और साथ साथ में गोल्ड यानी कि सोने की जानकारी भी थी। अब इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं आगे। धातु मुख्य रूप से सोना, चांदी, कांसा और तांबा, ये चारों आपको धातु प्राप्त होते थे। कांसा जो होता है तांबा और टीन के मिलने से बनता होता है। कांसा में यानी कि ब्रॉन्ज में कॉपर 85% और टीन 15% होते थे, लेकिन अभी के डेट में ब्रॉन्ज में 88% कॉपर और टीन में 12% आपका टीन होता है, यानी कि 88% कॉपर और 12% टीन होता है। तो इससे मिलकर हमारा कांसे का निर्माण होता है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा और कांसे से परिचित थे, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है। ये लोग कांसे का सबसे अधिक प्रयोग करते थे, जिसके कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। कांसे का निर्माण तांबे और टीन के उसको मिलाकर हुआ था। कांसा मतलब होता है तांबा प्लस टीन, यानी कि 85% तांबा और 15% टीन होगा। पहले तो कांसा निश्चित रूप से जो था वह था आपका 85% तांबा होता था उसमें, और टीन जो होता था 15% होता है। लेकिन वर्तमान में जो कांसा है उसमें तांबा जो है 88% और टीन जो होता है 12% होता है। परंतु सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। वे लोग 4 वही धातु से परिचित थे, लेकिन धोता आपका लोहे के रूप में धातु का परिचय नहीं था, यानी कि लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं प्राप्त थी। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में गणित और माप तौल का उपयोग कैसे होता था, यानी कि मैथमेटिक्स और मेजरमेंट का उपयोग वो लोग कैसे करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग रूरल का भी यूज करते हैं, बाइनरी सिस्टम का भी यूज करते थे, क्योंकि उनको ज्ञान था। जीरो का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन 1 2 3 4 5 ये सब का ज्ञान उनके पास में था। ईंट जो था निश्चित रूप से एक निश्चित तरह आकृति के थे, 1:2:4 के अनुपात में होते थे। स्टैंडर्डाइज क्यूबिकल डाइस था, यानी कि घन और घनाभ एक स्टैंडर्ड साइज के होते थे। वहाँ पे वो लोग 4 डिजिट इक्वल टू 1 डिजिट के रूप में यूज करते थे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं उनकी जो सभ्यता थी एक तरह से उनको मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री का ज्ञान निश्चित रूप से था, क्योंकि मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं रहता तो निश्चित रूप से वे लोग इतनी उन्नत व्यवस्था नहीं बना सकते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं गणित और मापतौल की इकाइयाँ के अंतर्गत। देखिए सिंधु सभ्यता निवासी अंकगणित और ज्यामिति का भी ज्ञान रखते थे, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सभ्यता के स्थलों से माप तौल की इकाई में दशमलव पद्धति का प्रयोग किया जाता था। यहाँ दशमलव पद्धति का मतलब क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उनको 0 का ज्ञान नहीं था, लेकिन 1 से लेकर 9 तक के संख्या का ज्ञान था, जिसके आधार पर उनको बोला गया कि ये दशमलव पद्धति का भी ज्ञान रखते हैं। और उनका जो बटखारा था या मान लीजिए माप तौल की जो विधियाँ थी वह 2 4 8 16 32 64 इस रूप में थे। और ईंटों का अनुपात जो था वह 1:2:4 के अनुपात में ईंट बनते थे। यहाँ दशमलव पद्धति का अर्थ होता है 0 से 9 अंक, लेकिन यहाँ 0 का प्रयोग नहीं होता था, परंतु इतिहासविदों ने फिर भी इसकी तुलना दशमलव पद्धति से की है। इसी को हमने अभी बताया। उसके बाद में लोथल से मिले वाट का मतलब होता है कि जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को नापते हैं वह 2 4 8 16 32 के अनुपात में है। वहीं उनके मृत भांडों पर बनी आकृतियों, इनके मकानों का आकार और सीलों का आकार देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज्यामिति से परिचित थे, क्योंकि इनको बहुत सारे चीज़ का ज्ञान था जिसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हुए हैं। बहुत सारी आकृतियाँ मिली है जिसके बारे में अलग अलग ज्यामितीय आकृति मिली है, तो इसे हम लोग बता सकते हैं कि ये लोग, इनके पास में ज्यामिति का भी ज्ञान था और साथ साथ में अंक गणित का भी ज्ञान था। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड यानी कि पोट्री जिसको बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से मृद भांडों का यूज हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये स्टोरेज जार है, इसमें पानी को रखा जाता होगा। कुकिंग पॉट है, इसमें खाना बनाने के लिए यूज किया जाता होगा। वाटर पिचर है यानी कि पानी रखने का जगह, यानी कि जिससे पानी हम लोग रख के पीते थे। बॉल है, यहाँ पे बॉल मतलब कि एक तरह से कटोरा बोल सकते हैं इसको। ये एक तरह से वेसल्स है जिसमें हम लोग यूज करते थे। उसके बाद में स्मॉल कप्स एंड लैम्प्स यानी कि यूज करते थे। ये निश्चित रूप से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये उन्नत सभ्यता है। आज भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। जब खुदाई हुआ तो ये सारी चीज़ वहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। मृदभांड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी विशेष प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इनके मृदभांड निश्चित रूप से 2 प्रकार के होते थे। एक साधारण होता था जो लाल रंग का होता है, और एक रंगीन होता था जो काला और लाल रंग दोनों का होता था।
साधारण मृदभांड केवल लाल रंग के होते थे और रंगीन मृदभांड जो होते थे लाल और काले रंग से बनाए जाते थे। इन मृदभांडों पर वृक्ष, वृत्त, मनुष्य इत्यादि का ज्यामितीय अंकन किया जाता था, जो आज भी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की मृण मूर्तियों के बारे में, यानी कि टेराकोटा जिसे हम लोग बोलते हैं। टेराकोटा मृण मूर्तियाँ अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा यानी कि सिविल हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो टेराकोटा प्राप्त हुए हैं यानी कि मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह लगभग 2500, यहाँ पे 2600 से 1900 लिखा हुआ है, बट यह होगा लगभग, मान्यता है एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो वहाँ पे एनिमल प्राप्त हुए हैं। एनिमल में बुल जिसे हम लोग बोलते हैं सांड, उसके बाद में हम्प्ड बुल और एलिफेंट, इसके आपको मृण मूर्तियाँ यानी कि टेराकोटा मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है? जो मतलब कि बना हुआ कोई भी पात्र होता है जिससे हम लोग उसको मतलब कि एक जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसे पका दिया जाता है, उसे ही हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी के समान कोई मूर्तियाँ मिली है। ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। बहुत सारे टॉय कार्ट या व्हीकल टाइप से मिले हैं, जैसे लगता है कि ये सब खिलौने हैं, जैसे वॉरियर के रूप में दिया हुआ है। ये सब खिलौने आपको दिख सकते हैं। उसके बाद में मेल से रिलेटेड कुछ आपको मिले हैं जो सिंबल मेल को डिनोट करते हैं। उसके बाद में म्यूजिशियन और डांसर के भी चित्र मिले हैं वहाँ से। कुछ टॉय एनिमल्स भी मिले हैं या डॉग एनिमल्स भी मिले हैं, यानी कि टॉय एनिमल्स के रूप में। तो इससे हमको पता चल सकता है कि वहाँ पे डॉग के बारे में जानकारी थी, मनुष्यों के चित्र भी बनाए जाते थे। यहाँ से आपको बुल के बारे में जानकारी थी, एलिफेंट के बारे में जानकारी थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, इससे प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि यह एक उन्नत सभ्यता थी जिसमें आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन भी उपलब्ध थे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। उस मृण मूर्तियाँ के बारे में आपको नोट्स क्या बनाने हैं। यहाँ मृण मूर्ति का अर्थ होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, यानी कि मिट्टी से जो मूर्ति को बनाए जाते हैं उसे ही हम लोग मृण मूर्ति बोलते हैं। सामान्यतः यह मूर्तियाँ पकी हुई ईंटों से बनी हुई होती है, यानी कि हमने क्या बोला कि पकी हुई ईंट से जो बनता है उसे ही हम लोग टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। ये मृण मूर्तियाँ खिलौने, देवी देवताओं और मनुष्य इत्यादि के रूप में बनते थे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले फिगर में देखा था। पशुओं के अंकन में कुत्ते, बैल, आपका भेड़, गाय, बंदर इत्यादि का निर्माण मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं मृण मूर्तियाँ में ये सभी चीज़ आपको देखने को मिले हैं। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सीले के बारे में। सील जो होता है वह पत्थरों या चट्टानों को काट कर जो बनाया जाता है उसे हम लोग सील कहते हैं। ये सभ्यता जो है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के रूप में विकसित सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सीले प्राप्त हुए हैं उसे हम लोग देख सकते हैं। ये सभी एनिमल फिगर से सील है, जैसे आप देख सकते हैं टेराकोटा है यह, और उसके बाद में यहाँ पे सील बने हुए हैं। इस पे हर एक सील पे कोई ना कोई एक जानवर का चिन्ह दिया होगा। उसके बाद में यहाँ पे यूनिकॉर्न सील है। यूनिकॉर्न सील का मतलब होता है कि एक गैंडा जिसका ऊपर में एक आपका सिंग होगा। उसके बाद में बुल सील दिया हुआ है यहाँ पे, एलिफेंट का दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में 12 सिंघा का दिया हुआ है। इस तरह से अलग अलग जानवर यहाँ पे सीलों पे दिखाई देते हैं। उसके बाद में आपका यूनिकॉर्न यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर में एक आपका सिंग है। बुल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, एलिफेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद में 12 सिंघा को देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला फिगर। उसके बाद में एनिमल्स ये सब देख सकते हैं। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता था? ट्रेडमार्क करने के लिए, यानी कि जो छापा दिया जाता है उसको करने के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो उसको हम लोग ट्रेडमार्क के रूप में देते थे। समझ सकते हैं कि आप ये कितनी उन्नत व्यवस्था यहाँ पे रही होगी। उसके बाद में कॉपर स्क्रिप्ट वहाँ पे मिले हुए हैं, यानी कि कॉपर से बना हुआ कोई ना कोई सील यहाँ पे मिले हैं। कॉपर टेबलेट सील यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिला हुआ है। ये एक तरह से सील के रूप में काम करता था। कोई भी जो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी तो उसको सील करने के लिए ये हम लोग यूज करते थे। इस तरह से यह सभ्यता बहुत ही उन्नत थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और क्या लिखना है आपको कॉपी में वो देख लेते हैं। सीले के बारे में लिखेंगे। मतलब सील मतलब क्या होता है? एक तरह से मुहर,
यह सर्वोत्तम कला थी। 2000 से ज़्यादा सीलें मिलती है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। सीलों का आकार आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार एवं वृत्ताकार किसी भी आकार में हो सकती है, जो आयताकार, वृत्ताकार, बेलनाकार या वृत्ताकार हो सकती है। 2 से 25 सेंटीमीटर तक यह बनती थी सीलें। ये भी सोचने वाली बात है। व्यापार में प्रयोग होता था, निश्चित रूप से व्यापार में मुहर के लिए प्रयोग होगा। 500 सीलें मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई है। सीलें तांबे और सेलखड़ी की बनी हुई होती है। प्रत्येक सील पर लेख और पशु दोनों का अंकन मिलता है। अब सील के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि सीलें या मुहरें सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कला को दर्शाती है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ मुख्य रूप से सीलों का निर्माण ही किया जाता था। सीलों का आकार आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार होता था। सबसे अधिक सीलें वर्गाकार मिली हुई है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे अधिक सीलें जो मिली है वह वर्गाकार मिली है। इस सभ्यता से 2000 से अधिक सीलें उत्खनन में प्राप्त हुई है, जिनमें से 500 सीलें केवल जो है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि सीलों का प्रयोग व्यापार हेतु किया जाता था, क्योंकि सील जो होते हैं, मुहर जो होते हैं, वो ज़्यादातर व्यापार के लिए ही यूज किए जाते हैं। क्योंकि ऐसी सीलें हमें मेसोपोटामिया से भी मिली है। जो मेसोपोटामिया से सिंधु की जो आपका व्यापार होते थे, यह दर्शाता है कि कुछ सीलें यहाँ से वहाँ गई होगी, जिसके कारण मेसोपोटामिया में भी वही सीलें प्राप्त हुई है जो सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के अंतर्गत प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में भी सेम सीलें प्राप्त हुई है, जो मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता की पुष्टि करता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध थे, दोनों के बीच में व्यापार हुआ करते थे। सीलें जो होते हैं वे सेलखड़ी और तांबे की बनी हुई होती थी। लोथल और रंगपुर से तांबे की सीलें प्राप्त हुई है। लोथल एक ऐसा जगह है और रंगपुर जहाँ से तांबे की सीलें प्राप्त हुई है। सीलों पर सामान्यतः एक सींग वाला हाथी, चीता, बकरी, बैल और एक सींग वाला गैंडा का भी फोटो की आकृति और एक लेख भी मिलता है। एक सींग वाला गैंडा भी प्राप्त किया जाता है। निश्चित रूप से ये सभी जानवर जो हैं सीलों पर अंकित किए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण सील पशुपति शिव का है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए हुए थे। इनका आकार सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच में मिलता है, जो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला क्या था। देख सकते हैं वास्तुकला जो है ये काफ़ी उन्नत सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। आपको इसे देख कर ही पता चल जाता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक ग्रेट बाथ यानी कि बृहत स्नानागार है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे हो सकता है कि गर्मी के मौसम में या बहुत सारे ऐसे मौसम में भी स्नान करते थे। और यह बृहत स्नानागार है जो ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। प्राइवेट वाल भी होते थे वहाँ पे। फिर उसके बाद में वाटर को संरक्षित करने के लिए जगह होते थे। बाथरूम वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। प्राइवेट वाल्स तो थे ही। उसके बाद में बहुत सारे बाथरूम प्राप्त हुए हैं। नगरों को सुनियोजित ढंग से एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाया गया था। उसके बाद में जो ईंट का प्रयोग किया गया था, तो निश्चित रूप से एक आपका पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। और जो ऊंचे घर के लोग होते थे, यानी कि धनवान लोग होते थे, उनके ऊंचे मकान होते थे, और जो निम्न वर्गीय परिवार के लोग होते थे उनके नीचे मकान होते थे। और शहरों के बीचों बीच से होकर जो है नालियों का बहुत ही बेहतरीन सुविधा था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन था, यानी कि सुव्यवस्थित तरीक़ा से पूरे तरह से नियोजित करके और सोच समझकर ये नगरीय विकास के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापित किया गया था। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसको लिखना कैसे है। देख सकते हैं वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला भी एक उत्तम प्रयोग में दिखाई देता है, जैसे इनके मकानों की संरचना, इनका दुर्गीकरण इत्यादि। यानी कि निश्चित रूप से वहाँ के मकानों की संरचना थी, उसे देखकर लगता है कि ये बहुत ही उन्नत सभ्यता है। उसका दुर्गीकरण यानी कि चारों तरफ से उसको संरक्षित किया गया था। इससे पता चलता है कि लोग वहाँ पे बहुत ही अपने उत्कृष्ट रचना के लिए प्रख्यात थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ही एक परिष्कृत कला का प्रयोग किया था, क्योंकि इस हिसाब से हमको एक योजना के हिसाब से हमको भवनों की रचना करना है। मौर्य कला में दूसरी बार स्थापत्य जो बहुत अच्छी प्रणाली से बनाया गया है मिलता है। यानी कि एक तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, और फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का महल आप समझ सकते हैं, कुम्हरार में जो बनाया गया था, जो कि अभी तरह से अवशेष के रूप में है, वो भी एक तरह से आपका मौर्य साम्राज्य का एक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बराबर की गुफाएं भी उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ और सांची का स्तूप भी बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। और अशोक के स्तंभों का वर्णन भी मिलता है, जो कि लौरिया में भी, लौरिया, रामनगर और अरेराज में आपका लौरिया का स्तंभ देखने को मिल सकता है, जो कि स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। तो
इस तरह से हम लोग वास्तुकला के बारे में इतना चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं मनके। मनके का मतलब होता है, मनके का एक कारखाना होता था जहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको इक्विपमेंट मिलेंगे, जो कि कुछ कलर कुछ ऐसे, यहाँ तक कि वहाँ से कुछ लिपस्टिक भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग काफ़ी इस सब में आगे थे। यानी कि एक तरह से ऐसे फीलिंग होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई कारखाना रहा होगा जो विभिन्न प्रकार के मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे मनके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि मनके होते क्या है। देख सकते हैं, मनके का मतलब होता है कुछ सिंधु सभ्यता स्थलों से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं, जैसे चंद्रहुड्रो और लोथर। चंद्रहुड्रो और लोथर से जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो ये आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत एक पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में मात्र एक वीडियो और आएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी और सब चीज़ें रह गई है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो, इस वीडियो में हम लोग नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की कैसी माने रही होगी। इसके पहले हम लोग पिछले लगभग 6 वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किए हैं। अब हम लोग नगर योजना को शुरुआत करते हैं। तो नगर योजना के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे कि नगर योजना लगभग प्रत्येक एक चारदीवारी से घिरा रहता है, यानी कि वहाँ पे जितनी भी घरें थी वो चारों तरफ चारदीवारी बने होते थे। आज के घरों में भी हम लोग देखते हैं कि चारदीवारी बना रहता है। तो आज से 2500 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से 5000 साल पहले ऐसी नगर व्यवस्था थी जहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो चारों तरफ चारदीवारी से घिरा होता था। प्रत्येक नगर जो था वह 2 भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी भाग जो कि हाइयर होता था, यानी कि ऊंचे भाग में होता था, और पूर्वी भाग जो था वह नीचे स्तरों पर होता था। धौलावीरा से जो मिले हैं वो उच्च, मध्यम और निम्न प्रकार के घरों या नगर योजना मिली हुई है। यानी कि उच्च भाग जो था पश्चिमी भाग में था और लोअर जो था वह पूर्वी भाग में था। लेकिन धौलावीरा से एक ऐसा जगह है जहाँ पे उच्च, मध्यम और निम्न वर्गीय मिले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो सभ्यता का विकास हुआ था, तो उस समय एक धनवान लोग होते थे और एक गरीब लोग होते थे, लेकिन एक बीच में मध्यम वर्गीय परिवार का भी अभ्युदय होता है। धौलावीरा से ऐसा जानकारी मिलता है। सड़कें जो थी वह सीधी और चौड़ी होती थी, समकोण पर काटती थी। सड़कें जो होती है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों का आकार जो होता था आयताकार होता था और पक्की ईंटों से बने होते थे। मकान के दरवाजे जो थे वो पीछे की ओर खुलते थे। यह एक विचित्र घटना दिखाई देती है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कि जो मकान के दरवाजे जो होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे, न कि आगे की ओर। उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। मकान के दरवाजे जो होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। अपवाद के रूप में लोथल एक जगह है जो सड़क की ओर मकान के दरवाजे खुलते हैं। बाकी सभी जगह जितने भी स्थल मिले हैं वहां से मकान के दरवाजे जो होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। भूमिगत जल प्रणाली वहां पे थी, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर वहां पे देखने को मिले हैं। नगर योजना के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना व्यवस्थित थी। यह हम बोल सकते हैं व्यवस्थित थी, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर वे में सड़कें मिलती है, प्रॉपर वे में आपको नगर योजना से बनाए हुए घर मिलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना जो थी वो पूरी तरह से व्यवस्थित थी। सामान्यतः प्रत्येक नगर एक चारदीवारी से घिरा होता था, जैसा कि मैंने बताया, और नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ऐसा समझा जाता था कि जितने भी धनवान और बड़े लोग होते थे वहाँ वो लोग पश्चिमी भागों में रहते थे, और पूर्वी भागों में जो कि निचले स्तर पर रहता था वहाँ पे जो गरीब या निचले तबके के लोग रहते थे वो लोग पूर्वी भाग में रहते थे। परंतु धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, एक उच्च भाग, एक मध्यम भाग और एक निम्न भाग। ये 3 भागों में बटा हुआ था हमारा धौलावीरा में। नगरों की जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी और सीधी और चौड़ी होती थी। आज भी देख सकते हैं बहुत सारी सड़कें जो है समकोण पर काटती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक सड़कों का एक इतिहास रहा है कि उसकी सड़कें जो मिली है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है और सीधी और चौड़ी होती थी। अब आगे देखते हैं। मकानों का आकार जो होता था वह आयताकार होता था और मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। मकान के दरवाजे सामान्यतः सड़कों से पीछे की ओर खुलते थे, परंतु लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे।
इस सभ्यता की जल निकासी प्रणाली भूमिगत थी। ये सब का जिक्र पहले इसके पहले तुरंत हम किए थे। जल निकासी के साक्ष्य जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा में मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। एक ऐसा जगह है कालीबंगा, हालांकि बहुत सारे स्थल वहाँ पे मिले हैं जो कि पक्की ईंटों से मिले, लेकिन कालीबंगा में मकानों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से हुआ है, ये सब प्रयोग में मिलता है। उसके बाद में वहाँ के एक ईंट का अनुपात जो था वह 4:2:1 के अनुपात में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1:2:4 के अनुपात में, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 1:2:4 हो जाएगा या 4:2:1। इस मैंने इस अनुपात में ईंट वहाँ पे बनाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक व्यवस्थित व्यवस्था नगर योजना की थी, जिसके माध्यम से इसको हम लोग नगरीय व्यवस्था कहते हैं। स्थलों का उत्खनन कहाँ कहाँ से हुआ था इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि 1931 ईस्वी में चनहुदड़ो की खुदाई मजूमदार ने की थी। फिर 1953 ईस्वी में यगदत्त शर्मा ने पंजाब के रोपड़ में खुदाई की थी। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष यानी कि ए घोष ने राजस्थान के कालीबंगा में खुदाई की थी। 1955 से 63 ईस्वी के बीच में SR राव ने गुजरात के लोथल में खुदाई की थी। 1981 ईस्वी में गुजरात में RS बिस्ट ने धौलावीरा में खुदाई की थी। ये सब महत्वपूर्ण स्थलों के उत्खनन या खुदाई के चिन्ह है। अब हम लोग मुख्य स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य स्थल में सबसे पहला स्थल है हमारा, वह है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा में सबसे पहले क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से पासे मिले हैं। पासा मतलब डाइस खेलने वाला। मजदूरों के आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है। दुर्गीकरण के साक्ष्य भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की मूर्ति एवं गेहूं की 2 किस्में जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अन्नागार भी पौधा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ईंटों के चबूतरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान, जिसे हम लोग R37 के नाम से जानते हैं, यह भी हमारा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से इतने सारे चीज मिले हैं, और भी चीज मिले होंगे, अगर आपको कहीं मिलेगा तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट ये प्रमुख चीजें हैं। पासे, मजदूरों के आवास, ध्रुवीकरण के साक्ष्य, मातृ देवी की मूर्ति एवं गेहूं की 2 किस्में, पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, अन्नागार, ईंटों के चबूतरे, कब्रिस्तान यानी कि R37, ये सारे चीजें हड़प्पा से मिले हैं। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसका सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो ही है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो ही कहलाता है। 1980 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर दिया गया था। यानी कि अब यूनेस्को और भारत दोनों इसका संरक्षण करेंगे मोहनजोदड़ो का। विशाल स्नागार यहाँ पे प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नागार सबसे बड़ी इमारत यहाँ से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से ही। एक स्तूप के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि कनिष्क तो बहुत बाद में आए थे, बट वहां से जब खुदाई हुआ तो एक स्तूप के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक नग्न नर्तकी के कांसे की मूर्ति मिली है। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक पुरोहित की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, जो दाढ़ी बढ़ाया हुआ है ऐसे करके दिखता है। एक विश्वविद्यालय के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। एक पशुपति शिव की सील भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। उसके बाद में एक सूती कपड़ा यानी कि कॉटन भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इतने सारे चीज मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं चनहुदड़ो के बारे में। तो चनहुदड़ो से जो है बिना दुर्गीकरण वाला नगर, यानी कि ये ऐसा नगर था जहां पे दुर्गीकरण नहीं किया गया था। हड़प्पा के सभी स्थलों का दुर्गीकरण किया गया था, बट चनहुदड़ो का दुर्गीकरण नहीं किया गया था। बक्राकार ईंटें चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। मनकों के साक्ष्य भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए मिलते हैं। उसके बाद में आपका महिला लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से हम लोग देख सकते हैं, कालीबंगा से काले रंग की कांच की चूड़ियाँ भी मिली है। जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। लकड़ी का हल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटें भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और 7 अग्निवेदिका कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इस तरह से पॉइंट बाई पॉइंट लिख दिए हैं, जिससे आपको याद रहेगा। इनमें से कोई भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई है, तो आप लोग याद रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, यानी कि काले रंग की
कांच की चूड़ियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लकड़ी का हल भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऊँट की अस्थियाँ भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटें भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और 7 अग्निवेदिका भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब लोथल के बारे में हम लोग देखते हैं, लोथल से क्या क्या चीज़ मिला है। लोथल से आप लोग देख सकते हैं कि लोथल से भारत का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल को हम लोग बोलते हैं। लकड़ी के जहाज का नमूना लोथल से ही प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत से बना एक स्केल जो है लोथल से ही प्राप्त होता है। चावल का छिलका यानी कि राइस हस्क लोथल से ही प्राप्त हुआ है। गोदी बड़ा यानी कि डॉक यार्ड जो है लोथल से ही प्राप्त होता है। घोड़े के साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। माप तौल के उपकरण जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इतने सारे चीज़ लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद धौलावीरा के बारे में देखते हैं। इस सभ्यता के 4 सबसे बड़े स्थलों में से एक है धौलावीरा। 2021 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे सम्मिलित किया गया था धौलावीरा को। आगे देखते हैं हम लोग। धौलावीरा सिंचाई एवं बाध्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 3 भागों में बटा हुआ एक नगर था धौलावीरा में। 10 भावचित्रों वाला एक अभिलेख भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इतने सारे चीज़ हमको धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कुणार जगह से आपको चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। सिनौली से तलवार प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये सभी प्रमुख हमारे शहर थे जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है। अब उसके बाद में हम लोग आगे इसका देखते हैं पतन के कारण क्या थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है पतन के बारे में। पतन के बारे में कोई भी विद्वान एक मत नहीं है, सभी लोग अलग अलग कारण बताते हैं। तब हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं। जैसे बाह्य आक्रमण ये बताते हैं व्हीलर, पीगट और गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है इसका पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है बाह्य आक्रमण के द्वारा हुआ था। कैनेडी बोलते हैं कि महामारी के कारण हुआ था, यानी कि कुछ बहुत बड़ी महामारी हुई होगी जैसे कोरोना टाइप, तो मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये भी पूर्णतः साक्ष्य नहीं है, क्योंकि जब महामारी भी होगी तो सभी लोग एक साथ नहीं खत्म हो जाएंगे, तो ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। तीसरा नंबर में है जलवायु परिवर्तन। आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष के द्वारा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। उसके बाद में रैकर्स के अनुसार भूकंप के द्वारा होता है। रैकर्स कहते हैं कि भूकंप आया होगा जिसके कारण मतलब कि पूरी सिंधु सभ्यता का विकास, सिंधु सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई होगी या पतन हो गया होगा। 5वां नंबर में बोलते हैं जॉन मार्शल या एस.आर. राव के अनुसार बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। IIT खड़गपुर जो हाल ही में जो दिया हुआ था उसके अनुसार सूखा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। लेकिन ये सबसे मैंने हास्यास्पद है कि जब सूखा हुआ होगा तो वहाँ पे अभी भी तो पानी है, तो जब पानी है, नदी है पास में ही, तो ऐसे इतने दिनों तक सूखा कैसे हो सकता है। तो ये पता नहीं कैसे ये लोग किए हैं, बट IIT खड़गपुर मानता है कि सूखा के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। इस सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। जैसा कि मैंने बताया कुछ प्रमुख मत उपयुक्त दिए गए हैं जो कि यहाँ पे 6 हैं, परंतु अधिकतर इतिहासकार इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ मानते हैं। कहते हैं कि बाढ़ आया होगा जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं अगर पूछे, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को बताते हुए इसके कुछ अद्वितीय बातों की विशेषताएं बताएं। देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं में सबसे पहले तो एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत तरीके से अध्ययन किए हैं। कैसे नगरीय सभ्यता थी, क्या क्या नगरीय सभ्यता में विकास हुआ था, कैसे सड़कें समकोण पर काटती थी, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने अभी इसी क्लास में किए हैं। फिर कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन मतलब कि यहाँ पे कांसे की मुद्रा बनाई जाती थी, कांसे का आविष्कार हो गया था, तो निश्चित रूप से कांस्ययुगीन सभ्यता ये थी। मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि लीडिंग लेने वाले में माता का प्रमुख स्थान था। व्यवस्थित नगर योजना थी, निश्चित रूप से व्यवस्थित नगर योजना थी, चूँकि ड्रेनेज सिस्टम अलग था। फिर उसके बाद में घरों को पक्के ईंटों से बनाया जाता था, तो इस तरह से कह सकते हैं कि व्यवस्थित नगर योजना थी। व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार होते थे, क्योंकि उनके पास में मुहर लगाने के लिए अलग चीज़ें थी, बंदरगाह थे, और एक ईरान, अफगानिस्तान और इराक से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। आंतरिक व्यापार भी होते थे, तो हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित व्यापार और कृषि होती थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार जैसा कि मैंने बताया कि होता ही था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में भी आगे थे, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं रहता तो बंदरगाह का आविष्कार नहीं होता, अलग अलग सीलें नहीं बनती, ज्यामितीय रचनाएं नहीं होती, तो निश्चित रूप से ये लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी आगे थे। उसके बाद में क्या है कि अद्वितीय सभ्यता थी। अद्वितीय सभ्यता इसलिए कि जितना विकास अभी वर्तमान युग में देखे जाते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं
सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखी जाती है। उन्नत सभ्यता, उन्नत विकसित व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे दिखती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह व्यवस्था आज से 5000 साल पहले थी, इसीलिए यह अद्वितीय व्यवस्था है। अच्छा, अद्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि नगरीकरण, जो नगरीकरण आज हम लोग बनाने की सोचते हैं, ये नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। भूमिगत जल प्रणाली, जो हम लोग आज जमीन से जल को निकालते हैं, तो भूमिगत जल प्रणाली की व्यवस्था वो लोग ऑलरेडी पहले वहाँ पे जानते थे। वास्तुकला का विकास, वास्तुकला का विकास देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरुआत होती है। सीलों का विकास निश्चित रूप से हुआ था। सीलों पे अलग अलग टाइप के चिन्ह बनाए गए थे, अलग अलग मुहरें बनाई गई थी, तो एक अद्वितीय व्यवस्था थी ही। लिपि का विकास तो हुआ था। लिपि भाव चित्रात्मक थी, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी अद्वितीय व्यवस्थाएं थी जो किसी दूसरे सभ्यता में नहीं दिखने को मिलती है। आज के सभ्यता में वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन सभी चीज़ें नहीं मिलती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता वास्तव में अद्वितीय सभ्यता थी। इसके बारे में जैसे ये 8 पॉइंट लिखे हैं: नगरीय सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, मातृसत्तात्मक समाज, व्यवस्थित नगर योजना, व्यवस्थित कृषि तथा व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अद्वितीय सभ्यता। सबके बारे में हम लोग कुछ 2-4 पॉइंट, जो 2-4 लाइन जरूर लिख सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया गया है, तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्लास हुआ। हमने सब चीज़ थ्रो वाइज 1 by 1 करके एक एक पॉइंट को, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी पॉइंट का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया। अब इसके बाद में 2 ही चीज़ हो सकता है, इसका आप अध्ययन कीजिए, इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। हालांकि मैं पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का एक शॉर्ट वीडियो आएगा। शॉर्ट वीडियो मतलब कि जो डायरेक्ट मगअप करना है, याद करना है, याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। हालांकि ये तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसी का सारा ऑब्जेक्टिव एक जगह करके, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 लिनियर वाला, कि हमेशा उसी को याद करना है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सके। और हम लोग आगे आने वाले टाइम में सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। बट इसका एक और वीडियो आएगा, एक शॉर्ट वीडियो आएगा, एक तो सम्मिलित वीडियो आएगा पूरा, और एक वीडियो आएगा मैंने टू दी पॉइंट 1 लिनियर फॉर्म में, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में मदद हो सके। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए अभी तक थैंक यू। वीडियो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।